दिनों रुपए की सबसे ज़्यादा चर्चा है, और जितना इंतजार शायद इस बात का था कि रेपो रेट को लेकर आरबीआई क्या कहेगा, उतना ही इंतजार इस बात का था कि रुपए को लेकर आरबीआई क्या कहेगा। रुपए को लेकर आरबीआई की तरफ से क्या टिप्पणी की? रिजर्व बैंक गवर्नर ने शुभम 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा वही बात जो सरकार बराबर है, रिजर्व बैंक बराबर कह रहा है कि भारत की विदेशी मुद्रा या भारत का रुपया अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में कम गिरा है। आकलन भी ठीक है। अगर आप चाइना के युआन को देखें तो उसमें 11% का अवमूल्यन है। भारत में उस हिसाब से अवमूल्यन करेंसी का 8% के आसपास है। बाकी और भी देशों की मुद्राएं भारत से ज़्यादा कमज़ोर हुई हैं। रिजर्व बैंक ने 2 बातें कही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम है, डॉलर की मजबूती है, उसके कारण करीब 67% इस वित्त वर्ष में, मतलब 2023 के वित्त वर्ष में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। ये भी रिजर्व बैंक ने अपना स्थायी तर्क दिया कि वो बाजार में वॉलेटिलिटी रोकने के लिए कोशिश करता है, बाजार में कोई कीमत तय नहीं करता। पर पहली बार रिजर्व बैंक ने अपने इस दस्तावेज में 80 रुपये का लेवल रिफ्लेक्ट किया है, साफ साफ बताया है कि 80 रुपये का प्रोजेक्शन है, यानी बाजार के लिए संकेत है कि 80 से नीचे रुपये अगर जाएगा तो डिमांड सप्लाई मिसमैच के बाद ही जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो रिजर्व बैंक ने, हालांकि रिजर्व बैंक ने कहा शुभम कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, वो छतरी है जो मजबूत है। लेकिन एक आंकड़ा महत्वपूर्ण है जो शायद आरबीआई के हाथ आने वाले समय में बुरी तरह बांधेगा, वो ये कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सभी दुनिया भर की जो प्रतिस्पर्धी मुद्राएं हैं उनकी तुलना में सबसे तेजी से गिरा है। और ये ऐसी स्थिति हमने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट पिछले सालों में भी नहीं देखी थी, जब पिछले समय में डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी हुई थी और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू हुई थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी 2022 से अगस्त 2022 के बीच लगभग 11.45% कम हुआ है, गिरा है। जबकि इसकी तुलना में चीन 6% है, इंडोनेशिया 9% है, साउथ कोरिया लगभग 5% है, और रशिया जो कि एक अलग तरीके का केस है, वहाँ का केस है, उसे अगर आप छोड़ दें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज गिरावट आई है। ये गिरावट इस बात की तरफ जिस पर हम बार बार इशारा कर रहे हैं कि इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से भी और उद्योगों की तरफ से भी तो मांग की जाने लगी है कि भारत को आयात पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने वाले समय में और भी जारी रह सकती। रिजर्व बैंक ने और खुलकर दखल के मामले में कुछ नहीं कहा, पर अपने दस्तावेज में यह जरूर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह के घटनाक्रम है उसमें रुपए पर दबाव आने वाले समय में बना रहेगा। इस बात के संकेत स्पष्ट हैं। रुपए को प्रभावित करने वाली एक और खबर, महंगे आयात की जरूरत को पूरा करने के लिए डॉलर के बढ़े खर्च की वजह से देश के चालू खाते घाटा 10 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। जून तिमाही के दौरान चालू खाते का घाटा जीडीपी का 2.8% दर्ज किया गया है। महंगे क्रूड ऑयल की वजह से आयात के लिए ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं, जिस वजह से व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, और यही बढ़ता व्यापार घाटा चालू खाते घाटे को भी बढ़ा रहा है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने पॉलिसी की घोषणा के बाद अपने बयान में कहा कि इस साल चालू खाते का घाटा जीडीपी के 3% के अंदर रह सकता है। सर, आने वाले दिनों में ये आंकड़ा भी रुपए की कीमत पर, उसकी चाल पर असर डालेगा? हाँ, और इसका इशारा रिजर्व बैंक ने अपने पॉलिसी दस्तावेज में भी किया है। चालू खाते का घाटा ये बताता है कि किसी देश के अंदर विदेशी मुद्रा की आवक और निकासी, यानी उसका इनफ्लो और आउटफ्लो का अंतर क्या है। और भारत में जैसी संभावना थी, क्योंकि व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है, तो भारत में विदेशी मुद्रा और विदेशी मोर्चे की ताकत कमजोरी बताने वाला सबसे बड़ा पैमाना लाल अलार्म बजा रहा है। यहाँ पर लाल बल्ब जल रहा है। यहाँ दिख रहा है कि भारत का चालू खाते का घाटा अप्रैल और जून के दौरान करीब 24 बिलियन डॉलर के आसपास, 23.9 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो भारत के जीडीपी का 2.8% है। उस समय भारत के जीडीपी में अगर आने वाले समय में उत्तरोत्तर गिरावट आएगी, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है अगली 2 तिमाहियों में, और चालू खाते का घाटा बढ़ता रहा, तो ये स्तर और बढ़ता जाएगा जीडीपी की तुलना में। अगर आप इसके प्रमुख कारणों को देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत से में जो आने वाली विदेशी मुद्रा है उसका प्रवाह धीमे धीमे घट रहा है, शेयर बाजारों में गिरावट के कारण भी और बाकी कई सारी वजहों के कारण भी। ये एक ऐसा आंकड़ा है, ये अगर अगली तिमाही में नहीं सुधरता है तो जिस दबाव की तरफ रिजर्व बैंक ने इशारा किया या बाकी लोग इशारा कर रहे हैं, वो उस पर बना रहेगा। और अब जबकि रिजर्व बैंक $100 पर बैरल की औसत तेल की कीमत आंक रहा है अगली छमाही के दौरान, तो फिर चालू खाते के घाटे पर दबाव तो और ज़्यादा रहेगा ही। सर, अब सबसे अहम सवाल, ब्याज दरों पर 50 बेसिस पॉइंट आज बढ़ाया। अप्रैल से अब तक 190 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। अभी कितनी बढ़ोतरी बाकी है? शुभम, 6.7% की महंगाई दर रिजर्व बैंक इस साल के लिए प्रोजेक्ट कर रहा है, मान रहा है कि वहाँ रहेगी। इस हिसाब से अगर आप देखें तो
एक बढ़ोतरी या एक या दो छोटी बढ़ोतरी और ब्याज दरों में हो सकती हैं, क्योंकि जो आकलन हमें मिल रहे हैं, अगर आप रिजर्व बैंक की पूरी ट्रेजेक्ट्री को देखें तो रिजर्व बैंक ने जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की, उस हिसाब से भारत की टर्मिनल रेपो रेट की ये पूरा साइकिल खत्म होने के बाद भारत की रेपो रेट कहीं ना कहीं 6.2% से 6.4% के आसपास जाकर टिकेगी, यानी 6.2% से 6.4% के आसपास कहीं रेपो रेट जाकर दिखाई देगी। और इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में हमें लगता है कि अभी तो हम 5.9% के आसपास हैं, तो यहाँ से अगर आप ये मान के चलें तो 50 बेसिस पॉइंट की एक बढ़ोतरी की संभावना यहाँ से और हमें दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये कि मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में, उसकी ज़बान में, उसके शास्त्र में किसी केंद्रीय बैंक का स्टांस, जो आमतौर पर क्रिकेट की जबान का शब्द है, वो महत्वपूर्ण होता है। कि स्टांस का मतलब होता है कि कोई केंद्रीय बैंक सोच क्या रहा है आने वाले समय में ब्याज दरों को लेकर। तो अब केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ने अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी में संकेत दिया है कि वो अब बाजार में पूंजी छोड़ने के बजाय अब तटस्थ रूप से इस व्यवस्था को चलाएगा, यानी अब वो फिलहाल बाजार में और ज़्यादा पूंजी बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहेगा। इससे कल लगभग अगले 6 महीने 7 महीने की तस्वीर साफ हो जाती है। उस तस्वीर साफ होने का मतलब ये, रुपया 80 से ऊपर, कच्चा तेल $100 से ऊपर, महंगाई की दर 7% के आसपास, महंगाई की संभावना करीब 12% 13% के आसपास, आर्थिक विकास दर अगली तिमाहियों में 5% से नीचे, और ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी आने वाले समय में, यानी भारत की रेपो रेट 6.4-6.5% के आसपास रहेगी। इसका असर हमें आने वाले समय में रिटेल लेंडिंग पर, आम लोगों के कर्ज के ब्याज दरों पर तो दिखाई देगा। करीब से हमें देखना होगा कि इसके बाद जो ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है, उसके बाद भारत में क्रेडिट की मांग का या कर्ज की मांग पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है।